हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो अगर आपको क्वेश्चन दे दे उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा का वर्णन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको उत्तर वैदिक आर्य के बारे में दे दे, या उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में दे दे, या उत्तर वैदिक काल के बारे में दे दे, सेम ही है। ठीक है, ये तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है और ये आपके क्लास के सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इसको नहीं अगर देखोगे, अगर सुन भी लोगे ना, तब भी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। क्योंकि हर एक वीडियो को समझाने से पहले जिस प्रकार से हम आपको एक बैकग्राउंड समझाते हैं, उसी प्रकार से आज भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इसका बैकग्राउंड, उसके बाद आपको हर कुछ बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बल्कि वो जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ वो 4 से 5 पेज में है। ठीक है, अब इतना चीज़ों को आप रट नहीं सकते, तो समझने के लिए मैं आपको इस चार्ट को दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम पुनः उसी क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो, ये आपको रटना नहीं है, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं, बस समझना। देखो, वैदिक सभ्यता क्या है? जब सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात ही भारत में जिस नवीन नया सभ्यता का विकास हुआ था ना, उसे ही आर्य या तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। चाहे वैदिक आर्य बोलो, वैदिक सभ्यता बोलो, वैदिक काल बोलो, सब एक ही है। ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल या वैदिक आर्य को वेदों से प्राप्त होता है। ये बात आपको पता चल गया कि तीनों का नाम एक ही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, होता है वैदिक काल। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 15 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व ऋग वैदिक काल के नाम से जाना गया, और फिर 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल को माना गया। अब ऋग वैदिक काल में क्या हुआ, उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। ठीक है, इसलिए इसको ऋग वैदिक काल के नाम से जाना गया। और ऋग वैदिक काल के बाद जस्ट जो तुरंत स्टार्ट हुआ उसको उत्तर वैदिक आर्य के नाम से जाना गया, तो फिर उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। और इसमें बहुत कुछ विकास हुआ ऋग वैदिक काल के मुकाबले से। ठीक है, तो इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया ऋग वैदिक काल पर, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और आज हम लोग बताने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, जो 1000 से 600 पूर्व के बीच में इसका समय को माना जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या है। तो वह काल जिसने ऋग वैदिक युग का अनुसरण किया, ठीक है, वह उत्तर वैदिक के नाम से जाना गया। देखो, अनुसरण का मतलब क्या था? अनुसरण का मतलब होता है साथ साथ चलना। मतलब देखिए, पहले ऋग वैदिक काल खत्म हुआ 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद तुरंत 1000 से 600 ईसा पूर्व कौन स्टार्ट हो गया? उत्तर वैदिक काल, मतलब साथ साथ चला। ठीक है, तो वह काल जिसने ऋग वैदिक युग का अनुसरण किया, अनुसरण मतलब साथ साथ चला, तो ऋग वैदिक काल के साथ साथ कौन चला? उत्तर वैदिक काल। जैसे ही ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, स्टार्ट हो गया उत्तर वैदिक काल, उससे ही उत्तर वैदिक के नाम से जाना जाता है। या तो फिर दूसरा तरीका से आप बोल सकते हैं कि ऋग वैदिक युग के बाद, यानी कि जैसे ही ऋग वैदिक युग खत्म हुआ उसके बाद उत्तर वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। और इसका जो काल है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद जो स्टार्ट हुआ उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, इसी को हम लोग उत्तर वैदिक के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक। चाहे क्वेश्चन ऐसे भी क्यों ना दे दे, उत्तर वैदिक आर्यों की पहले सामाजिक, बाद में आर्थिक, फिर धार्मिक, फिर राजनीतिक, किसी भी तरीका से घुमा करके दे दे, ये चीज़ें इधर उधर क्यों ना कर दे, आपको आंसर सेम लिखना है। पहले आपको लिखना है सामाजिक के बारे में, फिर आर्थिक के बारे में, फिर धार्मिक के बारे में, फिर राजनीति के बारे में। चाहे क्वेश्चन कितना, देखो क्वेश्चन में पहले क्या दे दिया? राजनीतिक के बारे में, फिर सामाजिक के बारे में बात दिया है, लेकिन आपको आंसर सीरियल वाइज लिखना है। पहले सामाजिक के बारे में, आर्थिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, और फिर राजनीतिक के बारे में। तो देखते हैं उत्तर वैदिक आर्यों की सामाजिक जीवन। देखिए दोस्तों, सामाजिक जीवन मतलब क्या? जो समाज में कैसे लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस सीधा सीधी बात है। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक दशा पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में समाज की दशा पर क्या पड़ा? बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ग आपको पता होगा। 4 प्रकार के उस टाइम जाति थे। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। समाज का 4 सही विभाजन किया गया था। समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य को अलग और शूद्र को अलग बांटा गया था। ठीक है, और पितृ सत्तात्मक परिवार चलते रहे। पितृ सत्तात्मक परिवार का मतलब हो गया कि घर का मेन
जो पेरेंट्स है, गार्जियन कौन होंगे? पिता। सबका अधिकार किस पर होगा? पिता का। फिर पिता के बाद उसका लड़का को, लड़की को नहीं। जिसका अधिकार पिता के बाद लड़का 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 ही चलते जाता है उसको पितृसत्तात्मक परिवार बोलते हैं। तो ये ऋग्वेद में भी चल रहा था और अभी भी उत्तर वेद में भी चल रहा है, ठीक है। लेकिन महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और महिलाओं की जो स्थिति था ना उसमें गिरावट आ गया, महिलाओं को उतना अधिकार नहीं मिल पाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वेशभूषा, आहार, आहार मतलब भोजन और मनोरंजन परिवर्तन देखा गया। यानी कि देखो ऋग्वेद से जब उत्तर वैदिक काल में आया ना तो वेशभूषा यानी कि लोगों का रहन सहन, आहार यानी खाने पीने की चीज़ों और मनोरंजन में परिवर्तन देखा गया। पहले जो ऋग्वेद में इतना परिवर्तन नहीं होता था, वहीं जब उत्तर वैदिक में आ गया ना ये लोग, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखा गया, रहन सहन, खाने पीने की चीज़ों में और मनोरंजन करने के तरीका में परिवर्तन देखा गया। तो ये समाज के बारे में था। और भी देखिए समाज का विभाजन, समाज का विभाजन 4 भागों में बांटा गया था। एक ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में बांटा गया था समाज को उस टाइम। पहला पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन वहाँ पे कैसा था? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज भी जो था वो पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब जहाँ पे सारा चीज़ें पिता के हाथ में हो, फिर पिता के बाद उसके लड़का के हाथ में हो, ठीक है। तथा संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार जहाँ पे सब लोग मिल कर रहते थे, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य परिवार के मुखिया पुरुष का आदर करते थे, यानी परिवार के जितने भी सारे सदस्य थे ना वो आदर करते थे, इज्जत करते थे। किसका? जो वहाँ के मुखिया रहते थे। कौन रहते थे घर का मुखिया? पिता यानी पुरुष, उसका सारे लोग इज्जत करते थे, घर के सदस्य लोग, ठीक है। और प्रधान किसको माना जाता था? मुखिया पिता को, पुरुष को, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया समाज के बारे में पढ़ रहे हैं कि उत्तर वैदिक में समाज कैसा था, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, है ना। उसके बाद देखते हैं स्त्रियों की दशा कि उस टाइम स्त्रियों की दशा कैसा था। जब ऋग्वेद से उत्तर वैदिक में कन्वर्ट हुआ उस टाइम स्त्रियों की दशा कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल के आते आते स्त्रियों के समान कम हो गए, यानी कि स्त्रियों का जो अधिकार था, जो वैल्यू था वो कम होते गया। वे संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं थे, यानी कि संपत्ति उसके नाम से नहीं हुआ करते थे। इस समय स्त्रियों को भोग की वस्तु समझा जाता था, यानी कि सिर्फ स्त्रियों का उपयोग किया जाता था, स्त्रियों से काम लिया जाता था। बहुविवाह तथा बाल विवाह, बहुविवाह मतलब जो बहुत सारे विवाह किया जाता है, यानी एक पुरुष उस टाइम 2, 3, 4 विवाह कर सकते थे। बाल विवाह, लड़कियों को कम उम्र में शादी कर दिया जाता था। ऐसे प्रयोग का प्रचलन हुआ था उस समय। बहुविवाह के प्रचलन से स्त्रियों का जीवन कष्ट हो गया, क्योंकि एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों से शादी करते थे, तो इस टाइम स्त्रियों का जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट एंड उत्पीड़ना होना स्टार्ट होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भोजन कि उस टाइम लोग भोजन क्या करते थे। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तरह ही भोजन किया जाता था। देखो उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की ही तरह, वैदिक काल मतलब वही पुराने वाला काल, ठीक है। तो पुराने वाले काल की तरह ही भोजन किया जाता था। विशेष अवसर पर, यानी कि कोई फेस्टिवल जैसा भी होता है हम लोग का, तो कोई विशेष अवसर जब होता था तो उस टाइम मांस विशेष उत्सवों एवं त्योहारों पर आवश्यक रखा जाता था। यानी कि मांस खाते थे जब कोई विशेष प्रकार का उत्सव होता था, खुशी का माहौल होता था, त्यौहार हो जाता था, तो मांस भी खाया करते थे लोग। बाकी सिंपल जैसे हम लोग भी भोजन खाते वैसे ही खाया करते थे। नेक्स्ट है वेशभूषा, यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन। तो देखो उत्तर वैदिक कालीन लोगों की वेशभूषा में वैदिक काल की तरह ही रहा, यानी पुराने काल में जैसे रहते थे वैसे ही उत्तर वैदिक काल में भी रहे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग होने लगा उत्तर वैदिक काल तक आते आते, जो उनका वस्त्र है ना उसका प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट है मनोरंजन। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं समाज के बारे में, वहाँ पे सामाजिक जीवन लोग कैसे रहते थे, खाते थे, घूमते थे, मौज मस्ती करते थे, उसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं मनोरंजन। तो विभिन्न अवसरों पर जुआ खेलने वो लोग जुआ खेलते थे, रथ की दौड़ लगाते थे, घोड़ दौड़ का आयोजन होता था, तरह तरह का मनोरंजन होता था, ठीक है। नाचने गाने बजाने का शौक सभी लोग करते थे, है ना। नेक्स्ट है शिक्षा। वहाँ का देखते हैं एजुकेशन क्या था। तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख विषय वेद था, यानी कि उस टाइम वेद ही पढ़ाया जाता था लोगों को। वेदों के अध्ययन के साथ साथ विज्ञान, गणित, भाषा तथा शुद्ध कला आदि का भी शिक्षा दी जाती थी, युद्ध की, ठीक है। यानी कि वेदों के साथ साथ क्या होता था, विज्ञान, गणित, भाषा तथा युद्ध कला आदि का भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम युद्ध ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का शिक्षा दिया जाता था। और छात्र गुरु के निकट बैठकर कठोर व सादा जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान अर्जित करते थे। यानी कि क्या करते थे, जो छात्र थे ना वो गुरु, अपने गुरुओं के निकट बैठ करके उसका आदर करते थे, उसका सम्मान इज्जत करते थे, और वहीं से बैठ करके वो अपना क्या करते थे, सारे चीज़ों ज्ञान को अर्जित करते थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में देख लिए। अब हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालियों का आर्थिक जीवन। आर्थिक का मतलब होता है दोस्तों पैसों,
व्यवसाय कि लोग कैसे कमाते थे, कहाँ किन किन जगहों से कमाते थे। तो आज भी हम लोग देहात में देखते हैं कृषि से कमाते हैं हम लोग। यानी व्यवसाय काम क्या करते हैं, आर्थिक मतलब क्या काम करके पैसा कमाते हैं हम लोग। तो कृषि से भी कमा लेते हैं, पशुपालन करके भी कमा लेते हैं, कहीं छोटे मोटे कारखानों में भी काम करके कमा लेते हैं, है ना। तो ये होता है आर्थिक का मतलब, ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों के आर्थिक जीवन इस प्रकार है। पहले देखो कृषि, तो उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में कृषि की अत्यंत उन्नति हुआ। मतलब ऋग वैदिक काल में ना कृषि कम मात्रा में होता था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया ना, कृषि की अत्यंत उन्नति होने लगा, यानी इसका बढ़ोतरी होने लगा। खेती के तरीके में परिवर्तन किया गया, हल का प्रयोग किया जाने लगा। पहले हल का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। तो खेती को करने की तरीका में परिवर्तन किया गया, हल का प्रयोग किया गया। इस समय की प्रमुख फसल गेहूं था, चावल था, जौ था, जो भी एक फसल होता है, ठीक है। तो यही सब प्रमुख फसल उत्पादन करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है पशुपालन। इसके अतिरिक्त पशुपालन की परंपरा अधिक हो गई थी। उस टाइम पशुपालन की जैसे ही ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल आया, पशुपालन की जो पशुपालन करते थे उसकी मात्रा में बढ़ोतरी हुआ। पशुपालन एक सहायक धंधा बन गया उन लोगों को सहायता मिलता था अपने जीवन व्यतीत करने में। वह गाय और बैल के अलावा भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा आदि का पालन करते थे, ठीक है। वह गायों का, बैलों का, इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़ा आदि का पालन करते थे और अपना जीवन रोटी चलाते थे। इसी के साथ जानवरों के लिए पशु, ठीक है, पशुशालाएं बनाई जाती थी। पशुशालाएं मतलब रहने के लिए जानवरों के लिए, ठीक है। यह पशुओं की जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए बनाया जाता था। उन्हें सर्दियों, गर्मी, शरद ऋतु से बचाने के लिए बनाई जाती थी। इस काल में गाय पूजा योग्य बन गई थी। उस टाइम गाय पूजा करना क्या बन गया था, योग्य बन गया था। गाय की मान्यता दूध तथा दूसरी वस्तुओं का प्रयोग के लिए अधिक हो गई थी। देखो गाय की जो थी ना वो मान्यता, जो दूध था उनका दूध का मान्यता बढ़ गया था और इससे दूसरी वस्तुओं के प्रयोग के लिए भी अधिक हो गई थी और इस टाइम दूध का प्रयोग बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उद्योग एवं व्यवसाय। लोग उद्योग और व्यवसाय में भी काम करके पैसा कमाते थे। उत्तर वैदिक काल तक कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त अनेक व्यवसायों की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया ना, कृषि के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ इसके अलावा व्यवसाय की भी उत्पत्ति हो चुकी थी। जैसे लोहे की खोज हो चुका था उस टाइम, और मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती करना उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण पहलू तो ये पहले से ही थे, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारा व्यवसाय भी धीरे धीरे इसका व्यवसाय का भी उत्पत्ति होने लगा और लोग वहाँ पे भी जाकर के कार्य करने लगे। अब देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। धार्मिक मतलब संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ लोगों का कैसा था वहाँ पे। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म और जटिल बन गया। जैसे ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आया, वहाँ का जो धर्म था और भी जटिल बन गया। अनेक नए देवताएं ने आरंभ प्राकृतिक शक्तियों का स्थान ले लिया, यानी अनेक प्रकार का नया नया देवताएं आने लगा, ठीक है। पुजारी वर्ग द्वारा अधिकृत बलि का पहलू महत्वपूर्ण हो गया और पुजारियों वर्ग द्वारा बलि दिया जाने लगा। बलि मतलब जो हम लोग बकरा का बलि देते हैं ना, वो भी प्रारंभ हो गया। मतलब ऋग्वेद तक ना ये सब धंधा नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक आया ना, अनेक प्रकार का देवता उत्पन्न हो गए हैं और बलि भी देने स्टार्ट हो गए हैं। अब देखते हैं पहला यज्ञ। देखिए उत्तर वैदिक काल के आते आते धर्म जटिल हो गया था। लोग अब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया, यानी मंत्र पढ़ने लगे। यज्ञ खर्चीले होने लगे, यानी कि ज़्यादा पैसा लगने लगे और यज्ञों में बलि का महत्व क्या हो गया, उनका बढ़ गया। यज्ञ सभी लोग कराने लगे अपने शांति के लिए, अपना कोई मनोकामना पूरा करने के लिए। मंत्र का जाप करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे, है ना। ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया और उस टाइम महत्व जो ब्राह्मण थे उनका महत्व और बढ़ गया, क्योंकि पूजा पाठ शुरू हो गया तो ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। अग हो गया, हवन हो गया, अनुष्ठान हो गया, मंत्राचार होने लगा, तब समाज में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ने लगा, है ना। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में की गई, यानी कि जो ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना इसी काल में की गई एवं ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माने जाने लगा। और इसी समय से ब्राह्मणों को वेद ज्ञान का अधिकारी माने जाने लगा कि जो ब्राह्मण है वो वेद ज्ञान का क्या है, अधिकारी है। और उसी समय से ब्राह्मणों का वैल्यू बढ़ गया, जो कि आज तक भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट, देवताओं के स्थान में परिवर्तन। अब देवताओं के स्थान में भी परिवर्तन किया जाने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए वैदिक काल में इंद्र प्रधान देवता थे, यानी पहले काल में ऋग्वेद काल में इंद्र प्रधान देवता थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गया, इसका स्थान विष्णु भगवान ले लिए हैं, ठीक है। पशुपतिनाथ शिव ने ले लिए, जिसको आज हम लोग शिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या बोला जाता था, पशुपतिनाथ शिव ने ले लिया, जिसकी पूजा अब हम लोग शिव के रूप में भी करते हैं, है ना।
चलिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कि वहाँ पर राजनीति कैसा था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य में इस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है, मतलब उत्तर वैदिक आर्य में भी राजनीति के बारे में हमें पता चलता है। राजतंत्रों का उदय, उस टाइम राजतंत्र चलता था, अभी लोकतंत्र चल रहा ना कि हम लोग वोट डालेंगे तभी सरकार बनेगी। उस टाइम राजा व शासन हुआ करते थे उस टाइम कि उस राजा शासन किए, फिर जब वो मर गए तो राजा का बेटा ही शासन करेंगे, फिर उसका बेटा शासन करेंगे, वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। इस समय राजतंत्रों का उदय हुआ जो बेहद शक्तिशाली हुआ करते थे। नेक्स्ट राजा, राजा का पद उत्तर वैदिक काल में पैतृक था, ठीक है। पैतृक का मतलब हो गया कि राजा का बेटा फिर उसके बेटा, यानी उन लोगों को दादा से ही चलता हुआ आ रहा था कि हाँ यही बनेंगे राजा, फिर उसके बेटा राजा, ठीक है। तो उस टाइम राजा का पद क्या हुआ करता था, उत्तर वैदिक काल में पैतृक हुआ करता था, ठीक है, पैतृक था। वह प्रजा की रक्षा करता था, वह प्रजा की रक्षा करता था, यानी कि जो वहाँ पे राज थे, लोग थे, उसकी रक्षा किया करते थे। अब राजा ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, अब राजा और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में विशाल साम्राज्य के उदय के कारण, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य उदय हुआ, ठीक है। तो राजाओं का भी शक्ति में क्या हो गया, वृद्धि देखने को मिला, क्योंकि बड़ा साम्राज्य को राजा चला रहे थे, तो उसके पास धीरे धीरे शक्ति बढ़ते हुए चले गए और एक विशाल साम्राज्य के लोग राजा के अंडर में रहते थे, तो कहीं ना कहीं राजा का शक्ति तो बढ़ ही गया है ना। नेक्स्ट सभा एवं सभापति। ऋग्वेद काल में जो समान सभा एवं समिति, समिति मतलब ये सभापति, तो ऋग्वेद काल में पहले जो समान, ठीक है, सभा और समिति यानी सभापति का था, वह उत्तर वेद काल में आते आते कम हो गया, है ना। जो समान इज्जत वैल्यू मिलता था सभा और सभापति को, वह उत्तर वैदिक काल में आते आते वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी न्याय दिलाने का काम कौन करते थे, राजा, तथा सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। अगर सहायता की जरूरत पड़ती थी तो राजा के अलावा अन्य अधिकारी भी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं निष्कर्ष। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद काल की तुलना में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई, यानी कि ऋग्वेद काल से ज़्यादा उत्तर वैदिक काल में उन्नति देखने को हमको मिला, तथा सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक ढांचे में काफ़ी बदलाव भी आए। शिक्षा के नए केंद्र स्थापित भी हुए, ठीक है। गुरु शिष्य संबंध अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। उस टाइम गुरु और शिष्य का संबंध क्या माने जाने लगा, अत्यंत पवित्र माने जाने लगा, ठीक है। और राज्यों में राष्ट्रीयता और नागरिकता की भावना का भी उदय हुआ। राष्ट्रीयता और नागरिकता यानी कि लोगों को अंदर, जो लोगों के अंदर है वो राष्ट्रीयता यानी कि अपने देश से प्रेम होने लगा और खुद को देश का एक नागरिक की भावना उत्पन्न होने लगा लोगों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा दोस्तों। क्या वीडियो वाकई में आसान था या नहीं, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज था, आंसर का लैंग्वेज, वो आसान था या नहीं था, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।